प्राची हताश होकर घर लौट रही थी, तभी दरवाजे से पीहू दौड़कर अपनी माँ से लिपट जाती है। मम्मा आ गई आप? नानी ने कब से ये कहकर मुझे परेशान कर दिया था कि तेरे लिए तेरी माँ बैग भरकर चीज लाएगी। मेरे पास कुछ भी नहीं है तुझे देने को, तू जा यहाँ से। आप क्या लाए मम्मा? प्राची पीहू की बात से एकदम चुप हो जाती है। चल बेटा अंदर चल। आ गई महारानी काम से, बड़ी जल्दी आई। किराया कब देगी कमरे का वो बता। वो मामी, मेरी नौकरी पक्की नहीं हुई है अभी, मुझे थोड़ा समय दो ना। हाँ मॉम, बस भी करो। आप अगर इसे इतना तंग करोगी फिर ये घर छोड़कर चली जाएगी, और फिर ये सारा काम कौन करेगा? थोड़ा तो दिमाग लगाओ मॉम। इसकी मोटी बुद्धि में दिमाग कहाँ, सिर्फ राशन ही तो है बेटी। हाँ, एकदम सही बोले हो जारी तुम। माँ के दिमाग में चर्बी ज्यादा, अक्ल कम है। इतना चढ़ती क्यों हो माँ, जो दिमाग ही नहीं चला पाती हो? देवकी जो अपना पूरा शरीर इस परिवार को बनाने में झोंक रही थी, उसके घर में तूल भर भी इज्जत नहीं थी। वह चुप होकर फिर से काम में लग जाती है। तभी प्राची की नजर नारियल के लगने से देवकी की गर्दन पर लगी चोट पर पड़ती है। मामी, ये क्या हुआ तुम्हें? दिखाओ तो। हे भगवान, इतनी चोट कैसे? प्राची के छूते ही देवकी उसका हाथ झटक कर दर्द में करहाती हुई अंदर चली जाती है। तभी रोती हुई पीहू को प्राची चुप कराती है। मम्मा, ये रोज रोज इतनी झगड़े क्यों होती हैं? मुझे कोई चॉकलेट नहीं चाहिए, बस नानी को कहो ना, ये चिल्लाए नहीं। मुझे डर लगता है मम्मा। नहीं मेरी लाडो, ऐसे नहीं बोलते हैं। नानी बड़ी है ना, तो उनका बस प्यार करने का तरीका थोड़ा अलग है। वो कुछ भी कहे बस चुपचाप सुन लेना। अभी हाथ आगे लाओ। और पीहू के आगे हाथ करती ही प्राची उस पर बर्फ का बॉक्स रखती है। जाओ, जाकर नानी माँ की चोट पर बर्फ लगाओ। और जब पीहू ऐसा करती है तो देवकी को उस मासूम जान के नन्हे हाथों को धक्का मारते हुए एक बार भी दया नहीं आती। पीहू रोते हुए चली आती है। गंदी नानी, नानी गंदी। जिस मक्खन को तू फर्श पर गिराकर मुझे फिसलाना चाहती है ना, तो मैं फिसलूंगी नहीं प्यारी। और 2 दिन में किराया हाथ में रख दियो मेरे, वरना कोई दूसरी छत मुबारक हो तुझे। प्राची उदास होकर चली जाती है और छवि से मिलती है। यार बुढ़िया इतना परेशान कर रही है तो तू मेरे से ले लेना पैसे, और जब हो तो लौटा दियो। नहीं छवि, हाथ फैलाना कभी नहीं जाना मैंने। जब कुछ नहीं था तब भी नहीं, अब ज्यादा कुछ नहीं। मेरी दौलत तो मेरी बेटी ही है, उसे उधार की जिंदगी कभी नहीं दूंगी। तो फिर जब तू किराया देकर ही रहेगी तो कहीं बाहर रह रे, इतनी बड़ी दुनिया है, वहां कम से कम चैन से तो रहेगी। चैन से? एक बिन पति की औरत को यही इतनी बड़ी दुनिया रहने को जगह देती है क्या छवि? बता, जब तक एक औरत के गले में मंगलसूत्र का ठप्पा और मांग में चमकता लाल सिंदूर न नजर आए, तब तक चैन से रहने का लाइसेंस मिलता कहाँ है एक औरत को? मामा मामी जैसे भी है, कम से कम मैं और मेरी पीहू वहां सुरक्षित तो है। छवि प्राची को गले लगाती है। वृंदा देवकी के घर में जाती है। मॉम, एक बात पूछूं, ये प्राची के साथ हुआ क्या है ससुराल में? मैं तो ना इसकी शादी में थी, ना ही मेरे इससे कोई गहरा रिश्ता जो पूछ लूं, तो तुम ही बताओ। उधर छवि भी प्राची से यही सवाल करती है। प्राची, आखिर हुआ क्या है तेरे साथ? जो अतीत दबा है उसे दबा रहने दे मेरी दोस्त। मुझ में हिम्मत अब टूट सी रही है। डर है सब फिर से दोहराकर मैं पूरी ही ना बिखर जाऊं। उधर देवकी वृंदा को सब बताती है। ओह, और फिर उसका पता? उसका क्या? पता नहीं मेरी सोनपरी, पर कोई कहता है रौनक की गलती थी, तो कोई प्राची की बताता है। पर हमें क्या, मैं तो मेरी लाडो के लिए राजा बाबू ढूंढ कर लाऊंगी। ओह नो मॉम, राजा बाबू साउंड सो हिंदी मूवी टाइप्स। मुझे तो चाहिए कोई हैंडसम हंगसा, जिसके घर में मैं उसकी बीवी नहीं फैशन क्वीन बन के रहूं। ऋषि और सक्षम हैरान परेशान होकर इधर उधर चक्कर लगा रहे थे कि तभी गायत्री और अर्पित घर में घुसते हैं। अपने लड़के को कुआरा मार दूंगी, पर उस जैसी नकचड़ी छोरी से हमेशा दूर रखूंगी। क्या हुआ जीजी, इतनी क्यों पारे में नजर आ रही है? गायत्री सबको सारी बात बताती है। मेरा भाई शहर से क्या बाहर गया है, यहाँ सब गुंडागर्दी पर उतर आ रहे हैं। राठौर परिवार का नाम जानते नहीं क्या? शंकर राठौर की बहन हूं मैं। शांत जीजी शांत, लगता है आज तो यहाँ कन्या राशि का बड़ा ही जोरदार असर हो रहा है।
ऋषि और सक्षम बिना कुछ बोले चले जाते हैं। भैया यार, ये दिमाग की बत्ती पहले क्यों नहीं जली? ये आपने क्या किया? उस प्राची शर्मा को यहाँ से निकलवाने की बजाय उसे यही काम करने देते ना। असली मजा तो तब आता जब वो यहाँ आपकी नौकर बन के काम करती। ऋषि को सक्षम की बात ठीक लगती है। और सुधा, तेरी वो कसरत वाली चली गई क्या? कसरत नहीं दीदी, फिजियोथेरेपी। हाँ, वो अब यहाँ काम नहीं करेगी। क्या? पर क्यों? क्या हुआ मेरे पीछे से यहाँ? अरे बुआ जी का मतलब है कि उसकी डे शिफ्ट के साथ इवनिंग शिफ्ट भी रख रहे हैं, इसलिए आज जल्दी भेज दिया। कल से फिर से वो आएगी। सुधा उसकी ओर मुस्कुराकर देखती है। अब क्या ड्रामा है ये? मैंने देखा था उस लड़की की वजह से आपका दर्द कितना सही था, तो अब से वही आपकी थेरेपिस्ट होगी। बाकी सारे मसले बस घर के बाहर होंगे। सक्षम, जरा उन मैडम की फाइल लाना। रोज का दिन ही प्राची के लिए एक नई जंग था। वह अपने बिस्तर से उठी भी नहीं थी कि तभी देवकी के घर के बाहर काली जीप आकर खड़ी हो गई और जोर जोर से हॉर्न बजाने लगी। हॉर्न से सबकी आंख खुल गई। तभी वृंदा जोर से चीखती है, जिसे सुन प्राची भी बाहर आती है। आओ! ओ माय गॉड! इतनी सुंदर गाड़ी! ओ माय गॉड, मैं शायद इसे पहचानती हूँ। तभी गाड़ी से ऋषि बाहर आता है। ऋषि राठौर? ओ माय गॉड, मैं जानती हूँ इसे। मॉम, ये शहर का सबसे बड़ा रईसज़ादा है। ये हमारे घर यहाँ तक आया है और मैं ऐसे नाइटी में। मैं अभी आई मॉम। प्राची नींद भरी आंखों से देखती है तो ऋषि उसकी ओर बढ़ रहा था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? नौकरी करनी है या नहीं? अगर हाँ, तो आज से तुम फुल डे के लिए मेरी माँ की थेरेपिस्ट बनोगी। प्राची को तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ था। ऐसा लगा जैसे एक कदम में सारी समस्या का समाधान उसके सामने ही खड़ा हो। क्या सच में? मैं जरूर करूंगी। तो चलो अभी। क्या? ऐसे नाइटी में ही? मैं अभी उठी हूँ ऋषि। सर, मुझे सर बोलोगी तुम? ओके सर। और मैडम, वो मेरा घर है, वहाँ कोई फैशन शो नहीं चल रहा है कि आप जलवे बिखेरेंगी। चलना है तो ऐसे ही चलोगी, मैं इंतजार नहीं कर सकता। नौकरी करनी है या नहीं? नहीं, मैं चलती हूँ, बस मुझे 2 मिनट दो, बैग लेकर आई। और प्राची अंदर चली जाती है। सोती हुई पीहू का माथा चूमकर वह वहां एक नोट छोड़ती है। मम्मा जल्दी वापस आ जाएगी। प्राची को बाहर नाइटी में आता देख ऋषि बड़ा खुश होता है। अब आई है अरबी घोड़े की नाल मेरे हाथ में। अभी तो तुम्हें और जलील होना है प्राची शर्मा। प्राची ऋषि की गाड़ी में बैठकर चली जाती है। देवकी और प्रकाश चुपचाप सुन्न होकर सब कुछ देख रहे थे। तभी वृंदा बाहर आती है और उन्हें जाता देखती है। मैं आ गई तैयार होकर। अरे, ये प्राची उसके साथ क्यों जा रही है? अरे रुको ऋषि, मैं तो यहाँ हूँ। आ गई हूर की परी बनकर। ले गया वो। यह अमीर लड़का ही इस प्राची को नौकरी दिया है क्या? वृंदा को ये बात सुनकर टीस सी चुभती है। इस बहन जी का तो कुछ करना ही पड़ेगा। ऋषि गाड़ी में बिठाकर प्राची को घर ला रहा था। क्यों कर रही हो तुम ऐसा? पहले तो तुम ही ने मुझे तंग किया था ना, और फिर अब टॉर्चर भी तुम ही कर रही हो। हाँ, क्या बोला मैंने? सर, ये अपने बॉस से तुम करके बात करते हैं क्या? यही सिखाया क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें? प्राची ऋषि की ओर घूर कर देखती है। ऋषि एक एक चोट का बदला लेने की ठान चुका था और तभी ऋषि का घर आ जाता है और प्राची उतरकर अंदर आती है। वह नाइटी में है ये देख गायत्री के ताने तो शुरू हो जाते हैं। भाई ये क्या? बस छोटे, अब देखता जा। 1 2 3 और ये हूँ शुरू। राम राम राम, ये कैसे संस्कार है तेरी लड़की? कल तो सूनी मांग सूने गली ही थी, आज देख कैसी चिपकी चिपकी सी नाइटी पहनकर घूम रही है। तुझे पता है अच्छे घर की लड़कियां ऐसे कपड़ों में नहीं घूमती। छी छी, पर क्या पता अब तेरा क्या घर बार है भी या नहीं। ऋषि बेटा, मैं तो कल से ही देख रही हूँ इसके लक्षण ठीक ना है। प्राची शर्म से पानी पानी हो रही थी। ऋषि ये देखकर बड़ा खुश होता है। छोड़ो जीजी। और ऋषि, ये तेरी ही शैतानी है ना? बेटा तुम मेरे साथ आओ। सुधा प्राची को अपने कमरे में ले जाती है। प्राची की आंखें डबडबा रही थी। ऋषि थोड़ा अलग है बाकियों से, उसकी बात का बुरा मत मानना बेटा। वह नारियल सा सख्त जरूर है, मगर अपनी माँ के लिए बड़ा ही कोमल है। ये ले मेरी साड़ियां हैं, जो भी अच्छी लगे वो पहन ले। माँ जी, पर मैं ये कैसे? और फिर ये इतनी चटक रंग। हाँ, तू इतनी प्यारी दिखती है, तू पहनेगी तो मेरी साड़ी की शोभा ही बढ़ेगी। चल अब फटाफट बाहर आ जा,
आज कमर में बड़ा ही दर्द है। ऋषि भी अपने कमरे की ओर जा रहा था कि अचानक प्राची गुलाबी रंग की साड़ी पहनकर ऋषि की ओर से गुजरती है तो ऋषि का मुंह खुला का खुला रह जाता है। आयला, ये क्या वही शर्मा है या कोई और? पास की खुली खिड़की से ठंडा हवा के झोंके से प्राची की साड़ी का पल्लू ऋषि के ऊपर आकर गिरता है। अब प्राची और ऋषि दोनों करीब थे, एक ही पल्लू के अंदर। दोनों की सांसें तेज होकर गर्म हो रही थी। सर, आप यहाँ? सर नहीं, ऋषि बोलो, सिर्फ ऋषि। ऋषि अपनी नजर झुकाता है, तभी प्राची देखती है कि उसके सीने पर पल्लू नहीं था। वह फटाफट अपनी साड़ी संभालती है। ओह, इसीलिए आप सर नहीं ऋषि बोलने को कह रहे थे? छी, आपकी कोई बहन नहीं है क्या जो ये सब करके आपको मजा आता है? इस बार ऋषि के गाल पर कोई चांटा तो नहीं लगा था, मगर प्राची की कड़वी बातों से ऋषि के मन में और जहर बन चुका था। प्राची सुधा के पास जाती है और उसको थेरेपी देना शुरू करती है। प्राची ने सुधा को जमीन पर लेटाया हुआ था। शाबाश, अब आहिस्ता से हाथ ऊपर कीजिए, अब थोड़ी कमर टेढ़ी कीजिए। सुधा का शरीर मरोड़ खा रहा था कि तभी अचानक दरवाजे से खटखट करते जूते अंदर की ओर आने लगते हैं। सुधा कदमों की आवाज सुनते ही झटके से खड़ी हो जाती है, जिससे उसकी कमर में जोरदार झटका लगता है। ये क्या किया माँ जी आपने? आपने तो अपनी हालत पहले से ज्यादा खराब कर ली। ऐसे भी क्या चलती थी? और दरवाजे पर कोई आ भी गया था तो मैं देख लेती। प्राची पलटती है और सामने काले कोट पैंट में एक आदमी देखती है, जिसके हाथ में अटैची थी। ओहो, तो जनाब आपकी वजह से हुआ है ये। आपको भी दिखाई नहीं दे रहा था कि जब कोई दरवाजे पर आए तभी अंदर आना चाहिए, पर आप है कि अंदर घुसे ही जा रही हैं। ओह, काले कपड़े तो वकील है, मगर भाई साहब ये आपका कोट तो नहीं है। अब मेरी माँ जी की तो तबीयत बिगाड़ दी ना आपने। तभी सुधा जैसे तैसे कमर सीधी करती है और तुरंत सिर पर पल्लू करके उस आदमी के पास जाती है और उससे अटैची ले लेती है। जी आ गए आप? वो मुझे लगा आप कल लौटेंगे। मैं अभी नहाने के लिए पानी गर्म करती हूँ, चलिए। अरे डैड, आ गए आप? हे माय बॉय, कैसा है तू डूड? वह आदमी और कोई नहीं बल्कि ऋषि के पिता शंकर थे। ऋषि और शंकर का रिश्ता बाप बेटे का कम, दोस्त का ज्यादा था। प्राची ये देख एकदम सफेद पड़ जाती है। फिर से मारी गई प्राची तू तो। पनौती कहीं की। ऋषि हंसता हुआ बाहर चला जाता है। ये क्या सरकत जमा कर रखा है इस घर में? ये वो मेरी कमर में दर्द होता है ना, तो बस ऋषि ने मेरे लिए फिजियोथेरेपिस्ट रखी है। नमस्ते अंकल जी। जुबान बहुत ज्यादा चलती है तुम्हारी, काबू में रखा करो वरना सांस काट देगी। और ऋषि तो ना समझ है, मगर तुम तो मना कर सकती थी ना। तभी ऋषि अंदर आता है। क्या मना कर सकती थी डैड? क्या हुआ माँ? इज एवरीथिंग ऑल राइट? एब्सोल्युटली माय बॉय, एब्सोल्युटली। मैं तो सुधा से कह रहा था कि जब इतना ही कमर में दर्द रहता है तो इतना काम करती ही क्यों? मना क्यों नहीं कर देती? और लड़की तुम अपनी ड्यूटी अच्छे से करना। मेरी सुधा एकदम रेस के घोड़े की तरह दौड़नी चाहिए। शंकर सुधा को गले लगाता है, मगर सुधा कांप रही थी। हाँ, यही तो मेरी फेवरेट जोड़ी। बोले तो कपल गोल, परफेक्ट कपल, माय मॉम एंड डैड। ऋषि की आंखों पर शंकर ने जो भ्रम का पर्दा लगा रखा था, वह उसे हटाकर देख ही नहीं पा रहा था कि आखिर में उसकी माँ बाप में प्यार नहीं बल्कि उसके बाप में मर्द होने का गुरूर है, जो सुधा की आवाज हर बार दबा देता था। मगर प्राची ने सुधा के चेहरे के सारे भाव पढ़ लिए थे। उधर गायत्री के तो प्राची का इस घर में होने का पछ ही नहीं रहा था, मगर वह कर भी क्या सकती थी। तभी उसके दिमाग की बत्ती जलती है। अर्पित, तू ही है मेरा होनहार बच्चा। जा, तू जरा इस प्राची के पते पर जाकर पता कर कि आखिर ये लड़की शादीशुदा है या शादीशुदा होकर बेचारी बनने का नाटक कर रही है। और अर्पित प्राची के घर का दरवाजा खटखटाता है तो वहां और कोई नहीं, वृंदा खोलती है। तुम यहाँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? बेचारे अर्पित की तो बोली ही गुम हो गई थी। न जाने कैसे इन जवान दिलों की धड़कनें मिलेंगी और गुनगुनाएंगी फिजाओं में प्यार के गीत। मगर नोक झोंक से प्यार तक जो जर्नी होती है, उसी में तो मजा है। हमारे दोस्तों, तो मजा लेने के लिए आपको आना होगा लव सिटी पर एक विवाह ऐसा भी है कि सभी एपिसोड देखने। थैंक्स फॉर वॉचिंग।